अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। बच्चों, मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो कि ज़ूलॉजी एंड एवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तक चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी। ज़ूलॉजी एज आप कह सकते हैं इकोलॉजिकल, बल्कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमने देखना है कि ज़ूलॉजी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जो है वो किस लिहाज से हेल्प आउट कर रही है। मतलब ज़ूलॉजी जो है हमें किस तरीके से पता चलता है कि ये जो ज़ूलॉजी है हमें इकोलॉजी के लिहाज से भी हेल्प आउट कर रही है। ठीक है कि ज़ूलॉजिस्ट एक बंदा एज ए ज़ूलॉजिस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसको आइडिया हो जाता है कि ये जो है इकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल, वही पुरानी एग्जांपल जो हम पढ़ते आ रहे हैं सिक्लेट की, उसी के थ्रू ही सारी चीज़ें बताऊंगा बेटा। तो इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी किसको कहते हैं? बेसिकली इंटरेक्शन है, रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स का विद देयर इन्वायरमेंट। तो उसके माहौल के मुताबिक जो जानदार का ताल्लुक होता है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। और ज़्यादा जो हम चीज़ें देखते हैं ना वो ह्यूमन से रिलेटेड, इंसानियत से रिलेटेड देखते हैं, क्योंकि हमने इंसानियत के फ़ायदे के लिए ज़्यादा काम करना होता है। ठीक है, तो ज़ूलॉजी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से बेटा बात करें तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल जो है वो समझते हैं। अब होता क्या है, पहले इस एग्जांपल को अच्छे से समझ लें, फिर आपको ये सारी की सारी कहानी, सारी चीज़ें जो है, या पूरा हम मैं कह सकता हूँ लेक्चर जो है वो आपको समझ आ जाएगा। अब जो लेक हमारे पास विक्टोरिया है, ठीक है, अब ये जो लेक विक्टोरिया ये अफ्रीका में युगांडा, कीनिया, तंजानिया उन इलाकों में पाई जाती है। ये पीपीएससी पूछता भी है लेक विक्टोरिया कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका के अंदर है बेटा। युगांडा, कीनिया, तंजानिया उन एरियाज के, उन कंट्रीज में पाई जाती है। तो लेक जो विक्टोरिया है उसके अंदर जो सिक्लिड हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो क्या किया गया, एक नई आप कह सकते हैं फिश जो है वो मुतारिफ करवाई गई, नील पर्क जिसको कहते हैं। अब ये जो नील पर्क है ये एक तरह की आप कह सकते हैं ये भी फिश है जो मुतारिफ करवाई गई, लेकिन ये क्या करती थी, ये सिकलेट को एज ए फूड इस्तेमाल करती थी। मतलब नील पर्क जो है ये सिकलेट को एज ए फूड यूज करती थी। तो जब नील पर्क को 1950 में एक तजर्बे के तौर पर ये किया गया, ठीक है, 1950 में नील पर्क जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई लेक विक्टोरिया के अंदर, ठीक है, ताकि जो है फिशरीज की जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाया जा सके। लेकिन नील पर्क ने सिकलिड को जो है खाना शुरू कर दिया। अब जब सिकलिड को उसने खाना शुरू कर दिया बच्चों, तो उसके बाद क्या हुआ, तकरीबन 99% जो पॉपुलेशन है सिकलिड की वो रिड्यूस होती गई, वो खत्म होती गई, क्योंकि उसको नील पर्क ने खाना शुरू कर दिया। अब उसके खत्म होने से, सिकलिड के खत्म होने से क्या हुआ कि ये जो सिकलिड है ये एलजी स्क्रैपर्स थे। मोस्टली जब एलजी की डेथ हो जाती थी तो ये उसको जो है एज ए फूड इस्तेमाल करते थे, जो सिकलिड है। अब जब सिकलिड ही नहीं होंगे तो एलजी की तादाद वहां पे लेक विक्टोरिया में बढ़ना शुरू हो गई। जब लेक विक्टोरिया में एलजी की तादाद बढ़ना शुरू हुई बेटा, तो उसके बाद जब ये एलजी की डेथ होती थी, ये मरते थे, तो वहां पे वो स्टॉक होना शुरू हो गया। ठीक है, डेथ के बाद, क्योंकि सिकलेट थे नहीं कि वो उनको स्क्रैप कर सके, उनको जो है खा सके, जिसकी वजह से उस लेक विक्टोरिया के अंदर ऑक्सीजन की डिप्लीशन होना शुरू हो गई। अब देखें, एक नई स्पीशीज को जो है मुतारिफ करवाने की वजह से ये सारी गड़बड़ हो रही है कि सिकलेट भी खत्म हो गए, इधर से ऑक्सीजन की डिप्लीशन भी होना शुरू हो गई, क्योंकि एलजी जो है उनकी डेथ हो रही थी। वो डेथ की वजह से, जब उनकी डेथ होती तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो वहां पे स्टॉक होते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है डिप्लीशन होना शुरू हो गई। अच्छा, अब क्या किया गया, अब ये कहा गया जी ये जो हमारे पास नील पर्क हैं इनको जो है इनका शिकार किया जाए और इनको खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अब ये जो नील पर्क फिश है इसमें क्या होता है बेटा, ये जो हमारे पास नील पर्क है, ऊपर आई थिंक किधर गई, हाँ जी,
अच्छा, ये जो हमारे पास नील पर्क है, इसको कहा गया भाई इसका शिकार करते हैं और इसको जो है खाते हैं, ताकि जो सिक्लिड है उसकी तादाद को मेंटेन किया जा सके। तो नील के पर्क जो है बच्चों, इसको शिकार किया गया खाने के लिए। अब ये जो है नील पर्क, जो इसका ऑयली फ्लैश होता है, ऑयली फ्लैश होने की वजह से इसको पकाने के लिए ज्यादा आग की भी जरूरत होती है, जिसकी वजह से उस वक्त अगर हम अगर बात करें तो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो आग जो है वो मोस्टली लकड़ी के थ्रू इस्तेमाल की जाती थी। तो दरख्त काटना शुरू कर दिए वहाँ के लोगों ने, मतलब तंजानिया, युगांडा, कीनिया, अफ्रीका के जो लोग हैं उन्होंने उसको पकाने के लिए, खाने के लिए क्या किया, जो लेक विक्टोरिया के इर्द गिर्द उन्होंने दरख्त काटना शुरू कर दिए। अब जब उन्होंने दरख्त काटना शुरू कर दिए, तो सीधी सी बात है, दरख्त का काटना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो गई, मतलब डिफॉरेस्टेशन हो गई। अब जब डिफॉरेस्टेशन हुई, नो फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट ही नहीं है, दरख्त ही नहीं है बेटा, तो सीधी सी बात है कि जब बारिश आएगी तो बारिश की वजह से वो जो मिट्टी है, वो सारी की सारी मिट्टी बहा के बारिश का जो पानी है वो कहाँ ले जाएगा? नदी नालों में ले जाएगा। क्योंकि उनको रोकने के लिए फॉरेस्ट ही नहीं है, दरख्त ही मौजूद नहीं है। तो वो जब हमारे पास मिट्टी जो है पानी में जाएगी, सीधी सी बात है वहां उस पानी में बहुत से, मतलब लेक विक्टोरिया की अगर हम एग्जांपल लें, अगर वो लेक विक्टोरिया में सारी मिट्टी चली जाती है, तो लेक विक्टोरिया में और भी तो बहुत से जानदार हैं जो कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं वीएन के ऊपर। मतलब खुराक उन्होंने हासिल करनी है, चलना फिरना है, तो वो देख के खुराक पकड़ते, जो शिकार है उसको पकड़ते हैं। तो जब सारी मिट्टी चली गई, पानी खराब हो गया, तो जो इस तरह से खुराक लेते हैं, वीएन के थ्रू देख के अपनी लाइफ गुजारते हैं, तो उन जानदारों के लिए भी प्रॉब्लम हो गई, उनकी भी डेथ होना शुरू हो गई। ठीक है, जब उस इसके अलावा फ्लड आना शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें समझाने का मकसद क्या है? इस ये सारी चीज समझाने का मकसद ये है कि जो एक नई स्पीशी मुतारिफ करवाई गई, एक नया जानदार जैसे नील पर्क जो है वो मुतारिफ करवाया गया लेक विक्टोरिया में, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। आपको सारी डिटेल, सिक्लिड की डेथ होना, सिक्लिड खत्म हो गए, ऑक्सीजन डिप्लीशन होना शुरू हो गई। फिर नील पर्क को जब कैप्चर किया गया, डिफोरेस्टेशन हो गई, डिफोरेस्टेशन की वजह से जो आप कह सकते हैं पानी है, बारिश का पानी वो मिट्टी को बहा के ले गया। ठीक है, जो जानदार वीएन के थ्रू खुराक लेते थे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, फ्लड आना शुरू हो गए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। अब ये किसको पता है? ये सारी चीजें जो है जूलॉजिस्ट को पता होती हैं, क्योंकि जो जूलॉजिस्ट है वो इकोलॉजी भी पढ़ता है। अगर ये चीज पहले समझ ली जाती, जूलॉजी के थ्रू, इकोलॉजी के थ्रू ये चीजें पहले कर ली जाती, पहले उनको जो है ना पूरा स्केच बना के आइडिया लगा लिया जाता, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी ना आती। तो कहने का मकसद ये है कि जो जूलॉजी है ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है बच्चों, हम कह सकते हैं एज अ इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स देखा जाए। मतलब इकोलॉजी में भी जो जूलॉजिस्ट हैं वो बहुत अहम काम कर रहे हैं। अगर जूलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट ना होते तो अब तक ये ये तो मैंने एक ही बताई है ना, इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम पूरी दुनिया में आती है, और पूरी दुनिया की जो नेचर है वो सारी की सारी क्या हो जाती? डिस्टर्ब हो जाती। आई होप कि आपको ये सारी एग्जांपल जो है वो सादा अल्फाज में मैंने समझाई है, समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई चीज़ ना समझ आए, तो बेशक आप मेरे साथ जो है ना व्हाट्सएप पे राब्ता करके डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम बात करें एनिमल क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, एवोल्यूशन जो हुई है, या एनिमल की जो क्लासिफिकेशन है, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन तो कर देते हैं जी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, लेकिन जो जानदार एक ही क्लासिफिकेशन के अंदर आ रहे होते हैं, अगर उनकी हम एवोल्यूशन चेक की जाए, तो हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि कहीं ना कहीं इनके इंसेस्टर्स सेम है। मतलब एक ही इंसेस्टर था, आगे उसमें एवोल्यूशन होती गई, अब उसकी बहुत ज्यादा जो है ना स्पीशीज बन चुकी हैं, बहुत ज्यादा उसके जानदार बन चुके हैं। तो ये एनिमल क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसको समझने के लिए हम आगे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है। और इसको अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसे आप क्या कहते हैं, डीएनए या फिर आरएनए कहा जाता है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि जो स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड हैं, जो एक दूसरे से रिजेंबल्स कर रही हैं, हमें हम देखते हैं कि ये स्पीशीज और ये स्पीशीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ठीक है, तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कहीं ना कहीं इनके इंसेस्टर्स एक जैसे होंगे। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल्स दे रहा था कि अगर आप गोरिल्ला है और इधर से ह्यूमंस है, इनको अगर आप कंपैरिजन करें तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे इनके जो इंसेस्टर्स हैं वो सेम है। तो डीएनए आरएनए से फिर पता चल जाता है। तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती है ना, उनका अगर बात की जाए तो हम कहते हैं उनके अंदर क्लोजली रिलेटेड डीएनए होता है। तो उनका डीएनए अगर चेक किया जाए तो कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा भाई इनके जो इंसेस्टर्स हैं, इनके जो आबाओ अजदाद थे वो सेम थे। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती है उनका डीएनए भी क्लोजली, आप कह सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहा होता है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल फिर समझते हैं, और जब हम इस एग्जांपल को समझेंगे तो आपको सारी चीजें जो है बच्चों को क्लियर हो जाएंगी। जेनेटिक स्टडी में हम एग्जांपल एक ही पकड़ते आ रहे हैं, सिकलिड की, तो आज भी उसी सिकलिड को ही डिस्कस करते हैं। अच्छा, सिकलिड का ये कहा जाता है कि ये जो सिकलिड है बेटा, इसकी अगर ओल्डेस्ट जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे पाई जाती थी, वो जी हमारे पास टनगन यिका, और जो कीवी, हमारे पास केवी लेक है, केवी लेक और टनगन यिका जो है, ठीक है, तो टनगन यिका, ये TENGANYIKA, ये इसके स्पेलिंग है, ऊपर मैंने ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो टनगन यिका और जो केवी आपके पास लेक है, कहा जाता है कि इस सिकलिड की जो ओल्ड पॉपुलेशन है, ओल्डेस्ट पॉपुलेशन, वो इन दो लेक्स में पाई जाती थी। अब वहां से क्या होता है कि दीज फिश इन्वेडेड अफ्रीकन रिवर्स एंड लेक्स, मलावी एंड विक्टोरिया। तो वो वहां से जो है कुछ उसकी जो टाइप्स हैं सिकलिड की, वो केवी और टनगनयिका जो लेक है वहां से विक्टोरिया और मलावी जो लेक है वहां तक आ गए, ठीक है। अब ये सिलसिला जो है, मूवमेंट का सिलसिला, ये तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं 40 साल तक चलता रहा, ठीक है। तो 40 साल तक तकरीबन वहां से मूवमेंट होती रही, और वो लेक विक्टोरिया में, लेक मलावी के अंदर जो है सिक्लिड की जो टाइप्स हैं, आप कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आते रहे, ठीक है। तो तकरीबन वो कहा जाता है कि ओरिजिन ऑफ लेक विक्टोरिया मोर देन 500 स्पीशीज इन्वेंशन के बाद, तो 1 लाख साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो तकरीबन 500 से ज्यादा आप कह सकते हैं स्पीशीज विक्टोरिया लेक के अंदर पाई गई। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनिमल क्लासिफिकेशन और जो हमारे पास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो किस तरीके से एक दूसरे से मैच करता है। तो 40 साल तक मूवमेंट होती रही, जो हमारे पास सिक्लेड हैं वो केवी और टनगनीका लेक से विक्टोरिया में आते रहे। उसके बाद बेटा वोल्केनिक करप्शन होता है। वोल्केनिक करप्शन की वजह से जो ये लेक्स हैं, लेक हमारे पास कीवी, टनगनयिका और जो लेक विक्टोरिया है, ये सारे सेपरेट हो गए। पहले इनका एक दूसरे से कनेक्शन था। ये सारी अफ्रीका की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पे ये हो गया जी सेपरेट, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। जब सेपरेट हो गए उसके बाद ये जो लेक विक्टोरिया है वो खुश्क हो जाती है। जब लेक विक्टोरिया खुश्क होती है बेटा, तो उसको दोबारा रीफिल किया जाता है तकरीबन 14,700 ईयर्स एगो। तो 14,700 साल पहले जो लेक विक्टोरिया है उस खुश्क हो जाती है, उसको रीफिल किया जाता है। जब रीफिल किया जाता है बेटा, तो उसके बेसन, मतलब उसकी अभी बुनियाद पे ये जो हमारे पास कुछ, हम कह सकते हैं, आ, आप कह सकते हैं कि उनके जो है ना बेसन के अंदर कुछ फिशेस जो हमारे पास सिकलेड हैं, उनके आप कह सकते हैं सीड, उनके आप कह सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसन पे अभी तक मौजूद थे, क्योंकि वो खुश्क तो हो गई थी। ये तो नहीं है कि मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गई। तो बेसन बुनियाद पे नीचे नीचे आप कह सकते हैं जो सिकलेड हैं
उनके कुछ ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। जब इसको रीफिल किया गया तो वो जो हमारे पास जो उनके बेसन पे मौजूद थे सिकलिड के, वो बेसिकली क्या हो गया, वहां पे जो आप कह सकते हैं वहां से उन्होंने ग्रो होना शुरू कर दिया, और वहां से जो है ना फिर ऐसा ऐसा लेक विक्टोरिया के अंदर उनकी जो तादाद है वो मजीद बढ़ना शुरू होगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, अब क्या किया गया, अब ये किया गया कि चेक किया गया कि जो हमारे पास लेक किवी और लेक टंगनयिका है उसके जो सिकलिड हैं और जो लेक विक्टोरिया के सिकलिड हैं, इनमें कहीं ना कहीं रिजम्बलेंस थी। मतलब इनमें कुछ चीजें जो है बहुत ज्यादा कॉमन्स थी। तो यहाँ से अंदाजा लगाया गया कि इनके जो इंसेस्टर्स हैं, इनकी जो एवोल्यूशन एवोल्यूशन इनमें हुई है, इनके जो इंसेस्टर्स हैं वो सेम थे, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे सेम थे। मतलब ये पहले जैसे मैंने बताया ना, ये तो सारी एक ही थी ना, बाद में सेपरेट हो गई, तो 14,000 700 साल पहले जो है उसको रीफिल किया गया विक्टोरिया को। तो लोगों का अंदाजा था ये अलग है वो अलग है, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो सिकलिड हैं जो लेक विक्टोरिया में थे वो, और जो उधर से लेक केवी के अंदर थे वो हो सिकलेट हो गए, ये एक दूसरे से रिजेंबल्स कर रहे थे, एक दूसरे से मिलते थे। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि ये जो एनिमल क्लासिफिकेशन है, अब बेशक ये अलग क्लास में आ जाए, वो अलग क्लास में आ जाए, लेकिन इनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मौजूद है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि इनके इंसेस्टर्स कहीं ना कहीं सेम है। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी, छोटी सी एग्जांपल थी जिसको हमने जो है ना समझना था। उसके बाद बेटा नील पर्क जो है वो क्या हो गया, उनमें एवोल्यूशन में वो जो है ना बॉटम डिवेलपर बन गया, और जो सिकलेट है वो अपर पोर्शन पे, मतलब नील पर्क नीचे रहते थे लेक के, और सिकलेट जो है वो अपर पोर्शन में रहना शुरू हो गई, वहां पे स्टेबल हो गई। इस तरीके से इनकी जो तादाद है जो उसको क्या किया गया, मेंटेन किया गया। और ये सारा किसने करवाया, ये जूलॉजिस्ट करवा रहे हैं बेटा, एज इकोलॉजिकल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जूलॉजिस्ट का काम होता है ये सारी चीजें, जूलॉजिस्ट ही ये सारी चीजें समझ सकता है। तो यहाँ पे ये सारी पॉइंट समझाने का मकसद था कि ज़ूलॉजी आपको एवोल्यूशन में भी अहम किरदार अदा कर रही है, आपकी इकोलॉजी में भी अहम किरदार अदा कर रही है। लाइफ का कोई भी हिस्सा है, कोई भी पार्ट है, वहां पे आपको ज़ूलॉजी अहम किरदार अदा करते हुए मिलेगी। अच्छा, उसके बाद बच्चों, वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडेंजर्ड एनिमल। तो जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, इंडेंजर्ड हो रहे हैं, उसकी जो मेन वजह है, सबसे पहली तो वजह क्या है, ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन, कि दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये रूट काज ऑफ प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन, जिसकी वजह से बहुत से एनिमल्स जो हैं वो इंडेंजर्ड हो रहे हैं। अगर हम सर्वाइवलशिप कर्व को देखें, सर्वाइवलशिप क्या होती है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है, 3 स्टेजेस होती हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ये सारे मैं अगले चैप्टर्स में हमारे पास आएंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझाऊंगा, ये सर्वाइवलशिप कर्व क्या है। ठीक है, तो ये 3 तरह की होती है, प्री रिप्रोडक्टिव होती है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव होती है, और रिप्रोडक्टिव होती है। अगर इस कर्व को देखा जाए तो दुनिया की जो आबादी है एक्सपेक्टेड टू 10.4 बिलियन 2100, मतलब 2100 ईयर के अंदर, अब 2000 चल रहे हैं ना, तो 2100 के अंदर ये 10.4 बिलियन से भी तजावुज कर जाएगी दुनिया की आबादी। जब ओवर पॉपुलेशन होगी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी, तो बहुत से एनिमल्स की जो है ना इंडेंजर्ड होने का खतरा सामने आता है। सीधी सी बात है, ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए, दरख्त जंगल सारे काटे जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत से जानदार जो है ना खत्म होते जा रहे हैं। लेस डेवलप पॉपुलेशन होगी जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, और ये मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ऐसा हो रहा है। तो इसके अलावा अगर वर्ल्ड रिसोर्सेज की बात करें, तो वर्ल्ड रिसोर्सेज भी इंडेंजर्ड स्पीशीज में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मतलब स्पीशीज जो या जानदार जो इंडेंजर्ड हो रहे हैं उसमें वर्ल्ड रिसोर्सेज का भी बहुत ज्यादा किरदार है। कैसे वर्ल्ड रिसोर्सेज का है बेटा, जैसा कि इंडस्ट्रीज हैं, अब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं खुराक के लिए, मैक्सिमम ऑयल प्रोडक्शन है। ठीक है, यूज ऑफ फॉसल फ्यूल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, खास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड टू इन्वायरमेंट देखा जाए।
तो यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल्स है, मैक्सिमम ऑयल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज है खुराक के लिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो जानदार हैं वो क्या हो रहे हैं, इंडेंजर्ड हो रहे हैं। और इसके अलावा जो और वजह है जी, डिफोरेस्टेशन। और डिफोरेस्टेशन जो है, जब डिफोरेस्टेशन होती है, आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वाटर शॉर्टेज हो जाती है, और बहुत ज़्यादा जो है ना जानदारों की आप कह सकते हैं एक्सटेंट होना शुरू हो जाती हैं स्पीशीज़। तो जानदार जो है वो एक्सटेंट होना शुरू हो जाते हैं, वाटर शॉर्टेज हो जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होना शुरू हो जाता है जब डिफोरेस्टेशन होती है। और ये डिफोरेस्टेशन क्यों होती है, ये भी उसी तरीके से वर्ल्ड रिसोर्सेज की वजह से और शदीद किस्म की ओवर पॉपुलेशन की वजह से। उसके बाद बेटा, फॉरेस्ट अगर हम प्रिजर्व कर लें, फॉरेस्ट की अगर हम हिफाजत कर लें, तो उससे क्या होगा, एक तो हमें न्यू स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन होगी, नई स्पीशीज वहाँ पे आएंगे अगर फॉरेस्ट होंगे। अगर फॉरेस्ट होंगे तो न्यू फूड आएगी, फॉरेस्ट होंगे तो न्यू ड्रग्स, मतलब मेडिसिन, ड्रग्स ये नहीं कि नशा, मेडिसिन की बात हो रही है। तो नए से नए मेडिसिन बनाई जा सकेंगी। जब फॉरेस्ट को हम प्रिजर्व करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, तो प्रीडेटर ऑफ पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, न्यू फूड आ जाएगी, न्यू मेडिसिन आ जाएंगी, न्यू स्पीशीज आइडेंटिफाइड होंगी। तो फॉरेस्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये फूड प्रिजर्व जो सॉरी फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन है हमारे पास, ये बहुत अहम है। सोल्यूशन की बात करें तो अंडरस्टैंड बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, प्रिवेंट इकोलॉजिकल डिजास्टर। के इकोलॉजिकल डिजास्टर से बचने के लिए हमें बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए। और ये जो बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, इनका बच्चों हमें पता कहाँ से चलेगा, इनका पता हमें तब चलेगा जब हम इनको पढ़ेंगे, जब हम ज़ूलॉजी पढ़ेंगे। अभी जैसे मैं पिछली एग्जांपल बता रहा था ना, नील पार्क वाली, तो एक नील पार्क को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उसकी वजह से कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए, पूरा टॉपिक समझा चुका हूँ। ठीक है, तो मतलब इकोलॉजिकल डिजास्टर हो गया था। अब अगर हमें बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल पता होता, तो हम वहाँ पे नील पार्क जो है मुतारिफ ही ना करवाते। और ये सारा प्रोसेस कहाँ से पता चलेगा, जूलॉजी से। उसके बाद बेटा, हमें किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक तो मैटर वगैरह जो है हमको रिसाइकलिंग करनी चाहिए। अ, इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और सॉल्व ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो ओवर पॉपुलेशन से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करना चाहिए। अगर इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं बेटा, तो फिर हमारे लिए जो है ना, आप कह सकते हैं ये दुनिया जो है वो जन्नत बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको समझना चाहिए। और ये कौन समझाएगा हमें, जूलॉजिस्ट समझाएंगे, ये जूलॉजिस्ट वगैरह का काम होता है। ठीक है, और जूलॉजी में जैसे एवोल्यूशन है, एवोल्यूशनिस्ट होते हैं, इकोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा सकते हैं बेटा। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद काफ़ी है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सिंपल अल्फाज में मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताई हैं। मिलर एंड हार्ले, ज़ूलॉजी एंड एवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसका इंशाल्लाह अब हम टेस्ट रखेंगे। बुक आपको डिस्कशन ग्रुप में मिल चुकी है। 10th एडिशन हम फॉलो कर रहे हैं मिलर एंड हार्ले का। तो पहला चैप्टर है कल, हमारे पास जो है 13 अगस्त हो चुकी है, कल 14 अगस्त है। तो 14 अगस्त को आज़ादी का दिन है, लेकिन आप लोगों ने इसका टेस्ट देना है। ठीक है, तो पहले चैप्टर का आपका 14 अगस्त को रात 9 या 10 बजे के करीब, 10 बजे के करीब आपको टेस्ट शेयर किया जाएगा। उस टेस्ट को आपने अटेम्प्ट करना है। साथ में बेटा आपको एमसीक्यू सेट भी भेजा गया है। 2 एमसीक्यू सेट हैं, 40-40 एमसीक्यूज हैं, 80 वो एमसीक्यूज हो गए, और चैप्टर 1 हो गया। इसका इंशाल्लाह 14 अगस्त रात 10 बजे आपको टेस्ट शेयर किया जाएगा। उस टेस्ट को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। फिर हम इंशाल्लाह 15 अगस्त से आगे की तरफ मूव करेंगे, चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर इसके अलावा अगर आपको कहीं पे कोई बात नहीं समझ आई बच्चों, तो वो भी आप बेशक मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, या डिस्कशन ग्रुप में आप आके डिस्कस चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।